उद्देश्य उनका जिस समय सत्ता स्थापना करना नहीं था। शुरुआती दौर में मुगल ब्रिटिश के भारत में सत्ता स्थापना करना उद्देश्य कभी नहीं था, पूर्वी देश में कभी भी, ठीक है, पूर्वी एशिया में या फिर पूर्वी देश में कभी भी इनका उद्देश्य कभी से सत्ता स्थापना करना शुरुआती दौर में नहीं रहा। रीजन क्या था, यहाँ पे मजबूत ब्रिटिश, मजबूत में यहाँ पे क्या था, मुगल साम्राज्य था। और चीन में भी नहीं कर सकते कि चीन का भी साम्राज्य बहुत अधिक मजबूत था। उसके कंपेयर में इन्होंने अफ्रीका वगैरह में शुरू में ही इन्होंने अपना सत्ता स्थापित कर ली। शुरुआती दौर में इनका मूल उद्देश्य जो था, क्या था, व्यापार ही करना था। लेकिन जब यहाँ पे आए तो यहाँ के परिस्थिति को इन्होंने जाना, और उसके हिसाब से मुगल जब आपसी कलह की वजह से ही और बहुत अधिक आपसी क्षेत्रवाद की वजह से, जब मुगलों में जब आप देखेंगे से बहुत अधिक मतलब उनका पतन की स्थिति की तरफ जब उनका झुकाव होगा, तो ब्रिटिश जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रिटिश भी अपना शासन व्यवस्था को एक्सटेंशन करने की सोचेंगे। मुगल सभ्यता, मुगल साम्राज्य का अंतिम जो सबसे जो मतलब ताकतवर शासक की बात करेंगे, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। और 1760 के बाद एक शासक बनता है 1707 से 12 तक। क्या नाम था उसका? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये आखिरी मुगल थे जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, थे ऐसे इतिहासकार लिखते हैं। इसके बाद कोई भी ऐसा मुगल शासक नहीं बना जो कि मतलब जिनमें मतलब शासक वाला कोई गुण हो या फिर कुछ उस तरह का हो। ठीक है, उसके बाद सबके सब मतलब ना फोकट वाला वही रहा। ठीक है, फर्रुखसियर की बात करेंगे तो 1770 में एक तरह से पूरी तरीके से अधिकार ही मतलब ब्रिटिश को दस्तखत का अधिकार दे देता है। और उसी समय से फर्रुखसियर की समय ब्रिटिश का जो एक्सटेंशन जो शुरू होगा, जो कि आखिरी आखिरी तक आपको ब्रिटिश का एक्सटेंशन आपको भारत में देखने को मिलेगा। मुगल साम्राज्य का पतन होगा, केंद्रीय शक्ति कमजोर होगी, लोकल शक्ति का आपको उदय आवाज होगा, जैसे क्लियर है बंगाल में क्या? उदय होगा। क्या? आवाज रुक रुक के आ रहा है मेरे पास। मेरा आवाज रुक रुक के जा रहा है आप लोग के पास? हाँ नहीं सर, सर, मेरे पास आवाज भी आ ठीक रहा आ है। रही है। ठीक है, मेरे में मेरे को भी कट कर पता रहा है है। क्या? हमें लग रहा है मेरा नेटवर्क मेरे को खराब तो होगा, इस सही वजह आ से रहा कुछ नहीं बोल रहे हैं। रुकिए, फिर भी हम एक बार आप लोग के रिक्वेस्ट पे हम लोग मतलब वापस आते हैं, ठीक है। है, सही आ रही है। आई थिंक आप ठीक जा रही होगी। अब ठीक है। ठीक है सर। तो केंद्रीय शक्ति क्या होगी? कमजोर होगी। क्षेत्रीय शक्ति का उदय होगा। अवध में नया शासक बन जाएगा। उधर हैदराबाद दक्कन स्वतंत्र हो जाएगा। इधर आपका बंगाल भी मतलब क्या करेगा, अपने आप को मतलब स्वतंत्र घोषित करेगा। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र घोषित करने का न तो हैदराबाद, न तो मतलब क्या बोलते हैं, न तो मतलब अवध, और न ही मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे मतलब बंगाल अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेगा। मुख्य रूप से मुगलों के अधीन ही रहकर मतलब क्या करेंगे, सेवा अपना देते रहेंगे। ठीक है, लेकिन मुगलों के खिलाफ कभी भी विद्रोह नहीं करते ये तीनों राज्य। ठीक है, ध्यान रखें, मुगलों के खिलाफ कभी भी ये तीनों राज्य मतलब क्या करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं ध्यान दिख रहा रखिएगा। सर। लेकिन क्या नहीं दिख रहा है? चैप्टर जब पढ़ा रहे थे। अच्छा, अब दिखेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महान मुगल साम्राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का भारी पतन हुआ। साम्राज्य जिसने दो शताब्दी से अधिक समय तक भारत में अधिकतर हिस्से पर नियंत्रण किया। माइक बंद कर लीजिए। उत्तर से दक्षिण लगभग 250 मील, ठीक है, 250 मील और 100 मील चौड़े समकोणीय पत्ती के आकार तक सिमट गया। कहते हैं शाह आलम के समय में दिल्ली का शासन केवल आलम से पालम तक ही सीमित रह गया था, इतना छोटा हो गया था। साम्राज्य की न केवल राजनीतिक सीमा सिकुड़ी, अपितु प्रशासनिक ढांचा भी स्वस्थ हो गया। मतलब प्रशासन भी मतलब समाप्त हो गया, राजनीतिक सीमा भी इनकी बहुत अधिक मतलब क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, जिसे स्वयं के अंतर विरोधों के अंतर्गत अकबर एवं शाहजहां जैसे महान ऐसे स्वतंत्र राज्य आपके बन जाएंगे। ठीक है, जो कि मतलब हमेशा केंद्रीय सत्ता से दूर मतलब राज्यों की स्थापित करेंगे। औरंगजेब की गलत नीतियों ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को छीन किया, लेकिन सेना में प्रशासनिक व्यवस्था नामक दो स्तंभ 1760 ईस्वी तक सीधे खड़े रहे। क्योंकि 1760 में औरंगजेब की मृत्यु होती है,
उसके बाद, ठीक है। उसके बाद मतलब 1760 के उत्तराधिकार की लड़ाई होगा, ठीक है। मुगल अपने में ही लड़ेंगे, जिसकी वजह से मुगल और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। उत्तराधिकार की लड़ाई और कमजोर शासकों ने 1760 से 1719 तक दिल्ली को त्रस्त एवं परेशान किया। यद्यपि मोहम्मद शाह ने 29 वर्षों की लंबी समयावधि तक शासन किया, तथापि उनकी अक्षमता के कारण शाही भाग्य का पुनरुद्धार असंभव था। क्योंकि मोहम्मद शाह था, काफी लंबे समय तक शासक तो किया 29 वर्ष, लेकिन अच्छे शासक नहीं थे। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जानते थे। दरबार के काम में उनकी बात करेंगे, सहभागिता कम होती थी और सब कामों में ज्यादा इन्वॉल्व होते थे। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान निजाम उल मुल्क 1724 में वजीर के पद से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की, ठीक है। दक्कन में चला गया। दक्कन हैदराबाद में निजाम मुल्क की बात करेंगे, बहुत ही काबिल व्यक्ति था, ठीक है। वजीर के पद पे कायम था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में इस्तीफा दिया और 1724 में दक्कन चला गया। दक्कन में जाके स्वतंत्र राज्य का स्थापना कर लिया, ठीक है। और इसी का पालन किसने किया? बंगाल ने भी किया, अवध ने भी किया, पंजाब में इसी तरह का, ठीक है, अनुसरण का पालन किया। इस तरह से आप देखेंगे साम्राज्य जो था उत्तराधिकारी राज्यों में विघटन हो गया। अब बोलेंगे से एक तरह से देखेंगे, जब मुगल का जब पतन होता है तो दो तरह के राज्य बनता है, एक होता उत्तराधिकारी राज्य, एक होगा विद्रोही राज्य। उत्तराधिकारी राज्य का कौन होगा? जो कि मुगल के अंदर जो काम करने वाले अधिकारी थे। जैसे बात करेंगे, आपके यहाँ कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है, आपका कोई बड़ा सा कंपनी है, आप ही का मतलब यहाँ कोई काम करता है किसी पद पे, कलर के पद, किसी भी पद पे है, लेकिन आगे चल के वो अपना ही मतलब क्या करेगा, कंपनी खोल ले, तो बोलेंगे ना कहीं से इनका इन्वॉल्वमेंट मेरे यहाँ से हुआ तो उत्तराधिकारी होगा। उसी तरह हैदराबाद में जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो किया निजाम उल मुल्क या फिर किनकिलिच खान, तो मुगलों से ना था, मुगलों का ही ना वजीर था। तो हैदराबाद में जो राज्य बनेगा वो कौन होगा? उत्तराधिकारी राज्य होगा। बंगाल में जो क्या मुर्शिद कुली खान, जिसको बंगाल का दीवान बनाया गया था मुर्शिद कुली खान को मुगलों के द्वारा, तो उसने जो राज्य जो स्थापित किया तो वो मतलब मुगल का उत्तराधिकारी राज्य ही था बंगाल। अवध में सादत खान वहां का सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है, सूबेदार था या दीवान था, सूबेदार था, ठीक है। ये भी मतलब क्या का उत्तराधिकारी राज्य होगा। कुछ राज्य ऐसे जो उस समय स्थापित हुए जो कि मुगलों से विद्रोही राज्य बने, जो कि मुगलों का हमेशा विद्रोह करते रहे। जैसे कि बात करें मराठों का राज्य, मराठों का राज मुगलों के हमेशा विद्रोही रहे, ठीक है, हमेशा उनका विद्रोह करते रहे। आप बोलेंगे जैसे बात करें सिख राज्य की बात करें, वो भी मतलब मुगलों के मतलब विद्रोह करते रहे। तो दोनों को दोनों राज्य जो होगा, चूड़ामन बदन सिंह ने जाट राज्य का स्थापना की। ये भी मतलब मुगलों के बहुत बड़े विद्रोही थे, ठीक है। अकबर का सिकंदरा में मतलब मकबरा को इसने मतलब क्या किया था, इन्होंने खोद दिया था, खनन कर दिया था। ध्यान में रखेंगे, कई स्थानीय प्रमुखों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। मराठों ने शाही दायित्व उत्तराधिकार से प्राप्त करने प्रयास जो थे शुरू कर दिए। अब मुगलों के पास सबसे बड़ी चुनौती की थी साम्राज्य को अक्षुण्णता में मुगलों की समझ क्या थी, चुनौतियां थी। उपर्युक्त आंतरिक कमजोरियों के अलावा मुगल साम्राज्य को उत्तर पश्चिम से विभिन्न आक्रामकों के रूप में बाहरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। फारस के शासक नादिर शाह ने 1738-39 में भारत पे आक्रमण किया और लाहौर को जीत लिया। 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुगल सेना को पराजित कर दिया। और जिस समय नादिर शाह ने भारत में आक्रमण किया उस समय भारत का मुगल शासक कौन थे, बताइए? मोहम्मद शाह। बिल्कुल, मोहम्मद शाह रंगीला जो था उस समय था, ठीक है। जब करनाल पे हमला किया, दिल्ली को ध्वस्त कर दिया, तब आक्रमणकारी ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। अब मोहम्मद शाह भी मतलब क्या हो गया, इसे बंदी बना लिए गए और शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। राजकीय खजाने और धनवान कुलीन लोगों की तिजोरी से 70 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिए गए, ठीक है। 70 करोड़ रुपया लूट का मतलब, और साथ में मयूर सिंहासन भी लेकर चला गया। मयूर सिंहासन एवं कोहनूर हीरा नादिर शाह के लूट की चीजों में दो कीमती चीजें थी। मयूर सिंहासन की बात करेंगे, इसका निर्माण बेबादल खान ने किया था और साथ में कोहनूर हीरा को भी भारत से लूट कर नादिर शाह कहाँ ले गया, ईरान ले गया। कहाँ ले गया? ईरान ले गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ईरान की राजधानी, सॉरी, ईरान की बात करेंगे, फारस कहते थे, ठीक है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वो लूटी गई राशि इतना ज्यादा था, सो इतना ज्यादा खुश हो गया ना, से फारस के नागरिकों को आगामी 3 वर्षों तक छूट प्रदान कर दिया। क्या कर दिया? फारस की नागरिकों का आगामी 30 वर्षों का राजस्व से मतलब किसी भी तरह का टैक्स न लेने की मतलब क्या कर दी, उसने घोषणा कर दी, ठीक है। क्या कर दी? तो उसने घोषणा कर दी से किसी भी तरह का टैक्स जो है सब नहीं लिया जाएगा 3 वर्षों तक, ठीक है।
ध्यान में रखें, किसके नागरिकों से? तो फारस की नागरिकों से। इतना ज्यादा मतलब क्या था उसको, मतलब पैसा की मतलब क्या हुआ, प्राप्ति मतलब होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहाँ से? तो मतलब भारत से। ठीक है, चलिए सारी चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, 1739 में आक्रमण हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, नादिर शाह ने काबुल सहित सिंधु नदी के पश्चिम का सामरिक रूप महत्वपूर्ण मुगल क्षेत्र से भी हथियार ले, जिसे भारत को उत्तरी पश्चिमी की तरफ होने वाले आक्रमणों के प्रति एक बार फिर से मतलब क्या कर दिया गया, कमजोर बना दिया गया। आप देखेंगे नादिर शाह के बाद फिर से एक आक्रमणकारी जो था भारत पे आक्रमण किया, उसका नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था आक्रमणकारी का? अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम किया और 1748 से 1767 के बीच में कई बार उत्तरी भारत पे आक्रमण किया। उसके लगातार आक्रमण से मुगलों को परेशान किया। 1757 में जो अंग्रेजों ने पलासी का युद्ध जीतकर बंगाल में कदम रखा, तो उसने दिल्ली पर आधिपत्य जमा लिया और मुगल बादशाह पर नजर रखने के लिए एक अफगान केयर टेकर को पीछे छोड़ दिया। उसने 1761 में मराठाओं को महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, जो इतिहास में पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मतलब किसके बीच में हुआ था? किसके बीच में हुआ था? आठों के बीच। मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे वजह की भी बरस है। ठीक है, क्या थे? मुगल बादशाह, मुगल जो था पूरी तरह से एकदम खत्म हो गया। सबसे पहली बार 1760 के बाद इसके पास कोई अच्छा मजबूत शासक नहीं है औरंगजेब के बाद। दूसरा बात 1760 से लेके 1760 के बाद जितने भी मुगल जो थे सब आपस में मतलब क्या थे? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सब आपस में मतलब बहादुर शाह प्रथम तो बना 1707 से लेकर 12 तक, लेकिन उसके बाद जितने भी मुगल थे सबके सब आपस में ही मतलब उत्तराधिकारी की लड़ाई के लिए लड़ते रहे, इससे भी कमजोर हो गया। उसके बाद दो दो कई बार मतलब विदेशी आक्रमण इनके ऊपर किया गया, जैसे नादिर शाह का आक्रमण हो गया, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो गया। इन सब आक्रमण की वजह से मतलब मुगल जो थे बहुत अधिक मतलब क्या हो गए, कमजोर हो गए। ठीक है, इसी की तरह मुगल साम्राज्य के विघटन के बहुत सारे कारण थे, जिनमें से कुछ कारण के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। कुछ इतिहासकार विश्वास करते हैं कि 18वीं शताब्दी के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। यह सत्य है कि साम्राज्य के कई हिस्सों में अलग अलग समय के लिए अराजकता एवं युद्ध हुए, जिसने प्रतिकूल वित्तीय विपदा को जन्म दिया। केंद्रीय शासन ने अपनी शक्ति खो दी, जिसने दिल्ली के पतन को प्रवृत्त किया। लोगों ने प्रांतों की ओर से प्रस्थान कर लिया। बाजारों ने अपनी प्राथमिकता खो दी। कलाकारों ने आजीविका प्राप्ति के लिए अन्य स्थानों पर गमन कर दिए, मतलब कलाकार भी मतलब निकल लिए। इसी प्रकार की स्थिति आगरा एवं अवध की थी। सिख विद्रोह की स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया, क्योंकि सिखों ने विद्रोही राज्य बनाया था, जो कि मुगलों से वो लड़ते रहे शुरू से लेकर अंत तक, जिन्होंने लाहौर एवं अन्य स्थानों के व्यापारिक मार्गों का अवरुद्ध कर दिया। सामान्य तौर पर 18वीं सदी के मध्य में उत्तरी पश्चिमी भारत के समृद्ध शहरी केंद्र अपक्षय की स्थिति में आ चुके थे। बंगाल, बिहार और ओडिशा के पूर्वी प्रांतों में मराठाओं के आकस्मिक हमलों ने विनाशकारी युद्ध को मतलब क्या किया, बढ़ावा दिए। सारे के सारे कारण जो थे मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण थे। मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि मतलब उनके से बहुत सारे राज्य जो थे, ठीक है, उनके औरंगजेब ने बहुत सारे के साथ रिश्ते खराब करे। जैसे सिख के साथ औरंगजेब के समय में, ठीक है, बहुत ही खराब रिश्ता खराब हुआ, क्योंकि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवाने का फरमान जारी किया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी, इसलिए सिख राज्य जो थे विद्रोही राज्य बने। ठीक है, औरंगजेब ने, ठीक है, क्या नाम है इनका, शिवाजी को मतलब कैद करवाया था। इस वजह से, ठीक है, आप मराठा राज्य भी मतलब क्या बने, मतलब एक विद्रोही राज्य बन गए मुगलों से। ठीक है, तो एक तरफ से मराठा हो गया, एक तरफ से बात करेंगे तो इधर मतलब सिख हो गया, एक तरफ से मतलब ब्रिटिश भी आ गया, और दूसरे तरफ से बहुत छोटे छोटे राज्य बन गए, जो कि मतलब मुगलों से अलग हो गए। तो इस तरीके से क्या मुगल का पतन होना स्वाभाविक कारण बन गया या फिर नहीं बन गया, बताइए? बन गया ना, चारों तरफ से मुगल क्या हो गए, घिर गए।
अब इसी तरीके से मतलब मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया मतलब क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की विघटन की प्रक्रिया किसके शासनकाल से, तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हो चुकी थी। लेकिन इसमें तीव्रता कब आई, 1760 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही आई। यहाँ तक कि परिस्थिति इतनी भी शोचनीय एवं चिंताजनक थी कि प्रक्रिया को रोका ना जा सका। दूसरा, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति जो थी ना, वो भी मतलब इनके राज्यों को पतन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे। समझ रहे हैं ना। चलिए, यद्यपि कई प्रांतीय मुखिया और शासकों द्वारा मुगल सत्ता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की गई, तथापि कोई भी मुगल शक्ति के समक्ष स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सका। सिख, मराठा, राजपूत इतनी क्षमता हासिल नहीं कर सके मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंक सके। ठीक है, सिख ने भी कोशिश की, मराठों ने भी कोशिश की, राजपूतों ने भी कोशिश की, सबने कोशिश की, लेकिन मुगल शासक तो कमजोर तो हो गए, मुगल राज्य तो कमजोर तो हो गए, लेकिन उनको उखाड़ कर फेंका नहीं जा सका। क्या रीजन था, तब मुगल शक्ति का मात्र इतना विरोध किया जिससे वो अपने संबंध क्षेत्र में स्वतंत्रता हासिल कर सके। अब अगर बोलोगे एक अखिल भारतीय संघ जैसा, अखिल भारतीय राज्य जैसा मुगल ने बनाया था काफी लंबे क्षेत्रों पे, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, वैसा राज्य तो स्थापित नहीं कर पाया, लेकिन अपने क्षेत्र में इन्होंने अपने आप को मजबूत बना लिया। जैसे कि मैं बात करूंगा, मराठाओं ने अपने, ठीक है, इधर दक्कन के क्षेत्र को, ठीक है, जो कि मुगलों के अधीन थी, औरंगजेब की नीति दक्कन में बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं, आक्रामक नीति माना जाता है दक्कन में, उन क्षेत्रों का मतलब मराठाओं ने स्वतंत्र करवा लिया। ठीक है, पड़ोसी राज्यों ने, अवध ने बात करेंगे, अवध को स्वतंत्र हो गया। बंगाल जो था बहुत अधिक रेवेन्यू का हिस्सा था, बंगाल स्वतंत्र हो गया। ठीक है, उधर बात करें पंजाब की तरफ रंजीत सिंह ने अपना सिख राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन पूरी तरीके से दिल्ली पे कब्जा करके संपूर्ण भारत पे कोई कब्जा नहीं कर सके। ठीक है, इस प्रकार यदि औरंगजेब के उत्तराधिकारी सक्षम एवं योग्य शासक होते तो मुगल सत्ता का पता नहीं हो पाता। मध्य युग में साम्राज्य का भविष्य शासक की क्षमताओं पर निर्भर होता था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी असक्षम, कमजोर एवं निर्लज शासकों का समूह सिद्ध हुए, जिसने विघटन की प्रक्रिया को और तीव्र कर दिया, अंततः इसे धूल दूषित करने में योगदान दिया। मतलब विघटन तो औरंगजेब के समय से प्रारंभ हो गया था, लेकिन मिट्टी में मिलाने के काम की बात करेंगे तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी ने मतलब इसे मतलब क्या किया, तो इसे मतलब कर दिखाया। ठीक है, औरंगजेब के पश्चात साम्राज्य की प्रमुख अन्य समस्याएं की बात करेंगे। बहुत सारा अन्य समस्याएं जो था, जो कि औरंगजेब के पश्चात में मतलब साम्राज्य के लिए बन पड़ी, जो कि हम लोग कल के क्लास में कहेंगे। अभी मैंने इसका केवल सारांश बताया, मुगल साम्राज्य का पतन किस तरीके से होगा, ब्रिटिश शक्तियां भारत में किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाएगी। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन दिया था लिखने के लिए, किसी भी लोगों का कॉपी अभी तक नहीं आया है। ठीक है, सेट नंबर 4 भी मैंने दे दिया था, लेकिन अभी तक